and sharing with you hello. आवाज आ रही है? आपका वीडियो रुक गया है सर। I don't know what happened. Yeah, now is it's visible. So just telling you कि एक तो हम लोगों ने जो बात किया वो अपनी जगह है, लेकिन हम जो मेन चीज है कि वी हैव टू गो विद आवर नेक्स्ट टेस्ट सीरीज, दैट इज टेस्ट सीरीज या क्वेश्चन नंबर 7 आई थिंक। या इस बार उन्होंने फॉन्ट बहुत छोटा कर दिया। विजिबिलिटी आपके लिए है या कोई दिक्कत हो रही है? शो हो रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं। सर अभी शो शो हो नहीं रहा हो रहा है, कोई? ब्लैक है। अब हुआ सर। ओके, पढ़ने में आ रहा है या फॉन्ट बहुत छोटा उन्होंने किया, जबकि बताए थे कि 18 का फॉन्ट रखेंगे। सो यू विल कम टू नो कि जो ज्यादातर जो क्वेश्चन है, अगर आपको याद होगा कि कल तक हमने जो कवर किया था, वो जो है एलिजाबेथन एज, जॉन मिल्टन को लेकर के, चूंकि जॉन मिल्टन ऑलरेडी आपके यहाँ सिलेबस में है, तो जॉन मिल्टन पे डिटेल बातें उनके एज और उनके समय को लेकर के हुआ था। हम लोगों ने बेन जॉनसन को लेके बात किया था। हम लोगों ने इसके अलावा, अगर आपको याद होगा, मेटाफिजिकल पोइट्री को लेकर के बात किए थे। सन ऑफ बेन का जो कॉन्सेप्ट है, कार्प डीम का जो कॉन्सेप्ट है, उसको लेकर के बात हुई थी। और जो जॉन मिल्टन का पीरियड है, वो तो एज अ राइटर मिल्टन को लेके बहुत सारा बात हुआ था वहां पे। लेकिन इसमें नाम केवल प्री रोमांटिक पोएट्स रखा गया है। ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है किसको लेकर के डील कर रहा है? रेस्टोरेशन एज, ऑगस्टन एज, और आप कह सकते हैं कि एज ऑफ सेंसिबिलिटी। तो इस सीरीज में जो हम डील करने जा रहे हैं या जिन बातों को लेकर के रख रहे हैं, उनमें ये तीन चीज होगा। और एक पार्टिकुलर सेक्शन रखा गया है पूरे ड्रामा से रिलेटेड क्वेश्चन, और साथ ही साथ एक पोर्शन रखा गया है जो आपके एसे से रिलेटेड क्वेश्चन रहे हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु एमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू प्री रोमांटिक पोएट? प्री रोमांटिक जो पोएट्स हैं उनमें से कौन नहीं बिलोंग करता है? टॉमस ग्रे, ओलिवर गोल्ड स्मिथ, विलियम कॉलिंस, अलेक्जेंडर पोप। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका ऑप्शन डी सही है। ये तीनों के तीनों जो है ऊपर के ए बी सी, वो तीनों लोग प्री रोमांटिक पोएट के या उस ग्रुप से आते हैं। अलेक्जेंडर पोप उस ग्रुप से नहीं आते हैं। क्यों? अलेक्जेंडर पोप लीडिंग पोएट थे। किस एज के? ऑगस्टन एज के। उनके नाम पर जो है उस एज को एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप भी कहा गया था। लेकिन उन्हीं के समय या उन्हीं के जमाने में जो है एक छोटा सा ग्रुप ऑफ पोएट्स आता है जिसको प्री रोमांटिक पोएट्स कहा जाता है। और उस प्री रोमांटिक पोएट्स के पहले पोएट जेम्स टॉमसन है, जिन्होंने द सीजन नाम का किताब लिखा था। थॉमस ग्रे ने एल जी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड लिखा था। ओलिवर गोल्डस्मिथ ने डिजर्टेड विलेज लिखा था। विलियम कॉलिंस ने आपका जो उनका काम था वो टू इवनिंग का काम था। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें है कि हु वाज द फर्स्ट प्री रोमांटिक पोएट? तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए सही है, जेम्स टॉमसन वाज द फर्स्ट प्री रोमांटिक पोएट। और क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वेश्चन नंबर 1 जो हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू प्री रोमांटिक पोएट्स, तो आप देखेंगे इसमें 1 का डी जो है, अलेक्जेंडर पोप जो है प्री रोमांटिक पोएट या उस एज से नहीं बिलोंग करते हैं। तो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर कि हु अमंग द फॉलोइंग does not belong to pre-romantic poets, Alexander Pope. Question number 2 में who was the first pre-romantic poet? James Thompson. Which of the following is mismatched? इसमें से कौन सा एक mismatched है? आथर और वर्क्स दिया गया है, और वो क्या है? जेम्स टॉमसन, द सीजन, 1726 से 1730 बिल्कुल सही है। इसमें ये ऑप्शन सही। जेम्स टॉमसन प्री रोमांटिक एज के पहले कवि थे। उन्होंने द सीजन नाम का कविता लिखा था जिसकी डेट 1726 से लेके 1730 तक है। दूसरा है 3 का बी ऑप्शन, टॉमस ग्रे का एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ये 1751 में आई है, बिल्कुल सही है। 3 का सी है ओलिवर गोल्ड स्मिथ, डिजर्टेड विलेज, ये भी सही है। विलियम कॉलिंस का शी स्टूप्ड टू कॉन्कर,
ये गलत है। क्यों गलत है? विलियम कॉलिंस ने ओड टू इवनिंग लिखा था और शी स्टूप्स टू कांकर जो है ये ओलिवर गोल्डस्मिथ का ड्रामा है। ओलिवर गोल्डस्मिथ का ड्रामा और एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी का एग्जाम्पल है। तो 3 का जो डी है वो आपका क्या है? इसमें रंग है, यही मिस मैच है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि जो विलियम कॉलिंस है वो क्या थे? विलियम कॉलिंस वाज अ प्री रोमांटिक पोएट। इन्होंने जो लिखा हुआ था वो टू इवनिंग नाम की पोयम लिखा था, और जो इनके साथ वर्क का नाम दिया गया है वो है शी स्टूप्स टू कांकर। और जो शी स्टूप्स टू कांकर है यह एक ड्रामा का एग्जाम्पल है, और यह जो ड्रामा है एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी रही है, और इसको किसने लिखा था? ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, 3 में डी आपका क्या है? वह जो है मिसमैच्ड है। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? थॉमस ग्रे कंपोज्ड अ पेस्टोरल एलिजी एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ये सारे हम लोग जान रहे हैं कि हाँ ये बात सही है, और यह एलजी कब लिखी गई थी? 1751 में लिखी गई है। थॉमस ग्रे ने क्या लिखा? थॉमस ग्रे कंपोज्ड अ पेस्टोरल एलजी एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। दूसरा है इट इज रिटन इन हीरोइक कपलेट, या हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। यह बात भी सही है। यह किस में लिखी गई? हीरोइक कपलेट में लिखी गई है, सही है। हैविंग क्वार्टेन स्टैंजा फॉर्म, ये बात भी करेक्ट है कि यह क्वार्टेन स्टैंजा फॉर्म में है। यह क्वार्टेन स्टैंजा फॉर्म में, हैविंग क्वार्टेन स्टैंजा फॉर्म। उसके बाद है इट हैज सिमिलरिटी विद मिल्टन आईएल पेंसिरोजो। इसकी जो सिमिलरिटी है वह मिल्टन के जो है आईएल पेंसिरोजो से है। और फिर जो है एक ऑप्शन दिया गया है इट इट critiques the ego of aristocratic and wants them not to laugh at the condition of the kings and queens। जो क्वेश्चन 4 का डी है वह गलत है। इवन ऑप्शन सी भी सही है, 4 का जो सी है वो भी सही है। क्यों सही है? इसलिए सही है कि इसकी सिमिलरिटी मिल्टन के आईएल पेंसिरोजो से जोड़ी जा सकती है। क्यों जोड़ी जा सकती है? वहां पर भी मिल्टन भी पेंसिव मूड में है, और यहाँ पर भी जो है जो पोएट है वह पेंसिव मूड में है। तो इस तरह से ये दोनों पेंसिव मूड की वजह से जो है दोनों में सिमिलरिटी है। लेकिन एक चीज में सिमिलरिटी नहीं, जो 4 का डी है उसमें ये नहीं कहा गया है कि ये कहता है, क्या कहता है? इट इट क्रिटिक्स द ईगो ऑफ एरिस्टोक्रेटिक, और ये कहता काइंड वांट्स देम, और उनको चेतावनी देता नॉट टू लाफ एट द कंडीशन ऑफ द किंग्स एंड क्वीन। नो, नॉट एट ऑल। बल्कि उसमें कहा गया नॉट टू लाफ एट द कंडीशन ऑफ द पुअर पीपल हु आर बरीड इन दिस चर्चयार्ड या इन दिस ग्रेवयार्ड। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो डी है वो चीज आपको समझना है। इट क्रिटिक्स द ईगो ऑफ एरिस्टोक्रेटिक and warns them not to laugh at the condition of the kings and queens। I think कि now you got it। क्वेश्चन नंबर 4 में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? No, sir, no doubt. ओके, नो नाउ सर, क्वेश्चन बरीड इन नंबर, सर क्या बताया आपने? ग्रेवयार्ड। हाँ ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड। ओके सर, थैंक यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ थॉमस ग्रे? इनमें से कौन सा वर्क थॉमस ग्रे का नहीं है? तो अगर आप ये देखेंगे कि जो वर्क नहीं है, द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, द बार्ड, ओड, थॉमस ग्रे का द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, द बार्ड, ओड ऑन द डिस्टेंस, प्रोस्पेक्ट ऑफ एटन कॉलेज एंड अलेक्जेंडर फीस्ट। यू विल कम टू नो अलेक्जेंडर फीस्ट उनका वर्क नहीं है। बाकी ऊपर के तीनों ए बी सी डी ये तीनों उनके वर्क है। कौन कौन से उनके वर्क है? द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी, द बार्ड, ओड ऑन अ डिस्टेंस, प्रोस्पेक्ट ऑफ एटन कॉलेज। और ये वर्क नहीं, अलेक्जेंडर फीस्ट उनका नहीं है। ये जो अलेक्जेंडर फीस्ट है ये जो है जॉन ड्राइडन का वर्क रहा है, जॉन ड्राइडन के वर्क से वो जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी नहीं है? हीरोइक कपलेट है, हीरोइक कपलेट वहां पे यूज किया जाता था, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। आयरनी, सटायर एंड कोर्टली मैनर ये उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। पैंथिज्म एंड मिस्टिसिज्म ये उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सी है यह उसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 का सी, पैंथिज्म एंड मिस्टिसिज्म यह रोमांटिक एज का कॉन्सेप्ट है, और खास करके विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में देखने को मिलता है। तो ये जो 6 का
सी है दैट इज व्हाट कि वह उसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, नोट कर लिए, पैंथिज्म एंड मिस्टिसिज्म। और 6 का जो डी है ह्यूमन नेचर एंड सिटी लाइफ, यह जो है आपका न्यू क्लासिकल एज की पोइट्री का कॉन्सेप्ट आ चुकी है। न्यू क्लासिकल एज की जो पोइट्री है उसमें ह्यूमन नेचर को लेकर के बात की गई है, और उसकी जो सेटिंग है वो कहाँ पे रही है, सिटी लाइफ को लेकर के उसमें बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सा फॉल्स है। द फर्स्ट रिफॉर्म बिल पास्ड इन 1832 सही है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ब्रोकन आउट इन 1798 सही है। द लिरिकल बैलेट पब्लिश्ड इन 1798, देखिए एक मैंने गलत सर आपको गलत बता है दिया। second। हाँ 7 का बी आपका गलत है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ब्रोकन आउट इन 1798 की जगह 1789, तो इसका मतलब जो 7 का जो ऑप्शन बी है वह जो है ये गलत है, और इसका सही चीज क्या होना चाहिए, केवल डिजिट का फर्क है, जो 1798 है वह क्या होना चाहिए 1789। द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में आया, इसका जो स्लोगन था लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी था। और आप देखेंगे आगे है द लिरिकल बैलेट पब्लिश्ड इन 1798 बिल्कुल सही है। विलियम वर्ड्सवर्थ डाइड इन 1850 सही है। क्वीन विक्टोरिया गॉट द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड इन 1837 बिल्कुल सही है। द गीता वाज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश इन 1785, जितनी बातें अभी हम लोगों ने किया था वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर रही है। तो इन दिस वे यू विल कम टू नो कि क्वेश्चन नंबर जो 7 है उस 7 का जो बी है इसमें आपको केवल एक पॉइंट करना है कि वह 1798 ना होकर के 1789 है। ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है कि हाँ कहीं से कोई दिक्कत हो। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक पोइट्री, इसमें से रोमांटिक पोइट्री का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। पैंथिज्म, मिस्टिसिज्म या उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। इमेजिनेशन, इमोशन, फीलिंग्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी यह उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। मेडिवल सेटिंग, सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स, कंट्री साइड ब्यूटी एंड सब्जेक्टिविटी यह उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। कोर्टली मैनर, सिटी कल्चर, हीरोइक कपलेट, ह्यूमन नेचर एंड आयरनी एंड सटायर, या 8 का डी ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो आप इस तरह से देखिएगा कि जो ये पेपर है इसमें नियो क्लासिकल पोइट्री और नियो क्लासिकल के साथ साथ रोमांटिक पोइट्री भी कवर हो रही है। रोमांटिक पोइट्री का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है पैंथिज्म है, मिस्टिसिज्म है, इमेजिनेशन है, इमोशन है, फीलिंग्स है और कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी है, मेडिवल सेटिंग है, सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स है, कंट्री साइड ब्यूटी एंड सब्जेक्टिविटी है। 8 का डी नहीं है, वो क्या है, कोर्टली मैनर, सिटी कल्चर, हीरोइक कपलेट, ह्यूमन नेचर, आयरनी एंड सटायर। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये नियो क्लासिकल एज की पोइट्री का कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। जीन जैक्स रूसो, फिलोसफर, राइटर, कंपोजर। He wrote the social contract, discourse on equality, email, or on education and a sentimental novel New Heloise, ये भी सही है। Return to Nature, ये भी सही है। उसके बाद जो है मैन इज बॉर्न फ्री नॉट चेंड एवरीवेयर, ये स्टेटमेंट आपको बदलना पड़ेगा। मैन इज बॉर्न फ्री बट चेंड एवरीवेयर, सोचने की बात है, थोड़ा सा मैंने चेंज किया है। अगर रटे रटाए पे चलेंगे, उसको सही से नहीं पढ़ेंगे तो गलती हो सकती है। वो चीज मैंने क्या चेंज किया है कि मैन इज बॉर्न फ्री बट नॉट चेंड एवरीवेयर, ये जो कॉन्सेप्ट है यह गलत है। उन्होंने क्या कहा था, चेंड एवरीवेयर। और ऊपर के जितने ऑप्शन है, रिटर्न टू नेचर उनका स्लोगन है जो कई बार पूछा जा चुका है। उसके पहले जो बात की गई है उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब लिखा, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी लिखा, इमाइल लिखा, इमाइल का या ही सब टाइटल ऑन एजुकेशन, और एक उनका सेंटिमेंटल नॉवेल है न्यू हीलोइज उन्होंने लिखा। दीज थिंग्स यू फाइंड। तो ऑप्शन डी जो है वह सही नहीं है, बाकी उधर का जितना भी ऑप्शन वो सब सही है। हुज ऑटोबायोग्राफी इज कन्फेशंस, पब्लिश्ड पॉस्टमसली, ये किसका ऑटोबायोग्राफी है कन्फेशन, जो 1769 में पब्लिश हुआ है। यू विल कम टू नो कि 1769 में जो ये ऑटोबायोग्राफी आई है ये रूसो की ऑटोबायोग्राफी रही। हुज ऑटोबायोग्राफी इज कन्फेशन, कन्फेशन इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ रूसो। क्यों, आप डेट के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि एस.टी. कॉलरिज, विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ, ये सब के लोग कब आते हैं, बाद में आते हैं। और अगर कोई किसी का वो ऑटोबायोग्राफी रहा तो किसका ऑटोबायोग्राफी रहा है, कन्फेशन इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ रूसो।
ये चीज आता है। फिर कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। विलियम गॉडविन वाज एन अमेरिकन जर्नलिस्ट, ही रोट एन इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस एंड अटैक ऑन पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एंड थिंग्स एज दे आर which attacks aristocratic privileges. He married Mary Wollstonecraft, a feminist writer. His daughter Mary Shelley eloped with पीबी शेली। उनकी जो डॉटर है मेरी शेली जो है वो किसके साथ इलोप कर गई है, पीबी शेली के साथ। सो यू विल रिमेम्बर दैट हिज डॉटर मेरी शेली इलोप्ड विथ पीबी शेली एंड रोट अ नॉवेल, और उनकी नॉवेल का क्या नाम था, फ्रैंकेनस्टीन। सो रिमेम्बर दैट व्हेन यू गो विद दीज पॉइंट, जब आप इन सारे पॉइंट्स को लेके बात करते हैं तो एक पॉइंट आता है कि वो क्या जो है अमेरिका से बिलोंग करते थे या इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। सबसे बड़ा चीज तो आपको ये ध्यान में रखना है व्हेन यू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, तो ये चीजें आपके माइंड में तुरंत लॉक करनी चाहिए। तो अगर आप देखिएगा कि कितना सारा जो है इसमें पॉइंट्स है, और उस पॉइंट्स में हमें जो है समझना, जबकि हम इसको कई बार आप लोगों को बता चुके हैं कि विलियम गॉडविन, उनकी डॉटर मेरी गॉडविन और उनका इलोपिंग पीबी शेली के साथ। What? वो चीज ये है कि विलियम गॉडविन वाज एन अमेरिकन जर्नलिस्ट, नो नॉट अमेरिकन जर्नलिस्ट। तो इसका मतलब जो है वो अमेरिकन जर्नलिस्ट नहीं थे, बल्कि वो क्या थे, वो पॉलिटिकल थिंकर थे। वॉइस नहीं ये आ बात रही है आपको सर। बताई। आवाज मेरी नहीं आ रही है, ये स्लो आ रही है। आवाज मेरी स्लो जा रही है। हेलो सर बहुत स्लो है, सुनाई नहीं दे रहा। हेलो, जा रही है ये आवाज सर, ये सबको? सर ये सर आ रही है। सर आ रही सर। और लोगों ठीक है। को? तो आई वॉज जस्ट टेलिंग यू कि जो आपका ये है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें क्वेश्चन नंबर 11 का ए, जो 11 का ए है, ये चीज फॉल्स है, चूंकि विलियम गॉडविन अमेरिकन जर्नलिस्ट नहीं थे। बाकी उन्होंने जो, किसी ने अपने आप को म्यूट नहीं किया है, प्लीज म्यूट। तो क्वेश्चन नंबर 11 में ये चीज, ये आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि इसमें, बाकी उनका फिर से मैं बता दूं कि उनका किताब है पॉलिटिकल जस्टिस, जो अटैक है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन पर, एंड थिंग्स एज दे आर विच अटैक्स एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस। ही मैरिड मेरी वोलस्टोनक्राफ्ट, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी वोलस्टोनक्राफ्ट अपने समय की बहुत बड़ी फेमिनिस्ट राइटर रही हैं, और उनकी जो डॉटर थी मेरी शेली थी, इलोप्ड विथ पीबी शेली, उनके साथ चली गई थी। उन्होंने एक नावल लिखा था जिसका क्या नाम था, फ्रैंकेनस्टीन। तो कई पॉइंट है, फ्रैंकेनस्टीन है, मेरी शेली का कॉन्सेप्ट, पीबी शेली का कॉन्सेप्ट, वोलस्टोनक्राफ्ट का जो एक फेमिनिस्ट है उनका कॉन्सेप्ट, पॉलिटिकल जस्टिस का कॉन्सेप्ट, विलियम गॉडविन का कॉन्सेप्ट। इफ़ यू गो विद दीज क्वेश्चंस तो आपको पूरा माइंड में बिल्कुल नोट करके इसको रखना है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि उसके ऊपर के जिस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने बात किया था कि रूसो को लेकर के, रूसो का दोस्त लेकर, रिटर्न टू नेचर, मैन इज बॉर्न फ्री बट चेंड एवरीवेयर, हमने ऑप्शन क्या दिया, नॉट चेंड एवरीवेयर। उनका किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और वो जो है फ्रेंच फिलोसोफर। इसके अलावा उनका अपना ऑटोबायोग्राफी कन्फेशन। तो अगर आप एक लिंक करेंगे तो चीज़ें कैसे आपस में जुड़ रही हैं, कैसे इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं, और कितना एहतियात करके उन सारी चीज़ों को कवर करना है, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं चीज़ें थोड़ा सा, मैं नहीं कहता कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, लेकिन जब इंफॉर्मेशन ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो कभी कभार वो चीज़ कन्फ्यूज़न क्रिएट करने लगता है। इसलिए आपको थोड़ा सा क्या करना, चीज़ों को लिंक करना है, और जितना ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करूँगा उतना चीज़ें क्लियर होंगी। इसलिए आप एक्सप्लेनेशन से कभी ना घबराइएगा कि एक क्वेश्चन पे इतना समय दिया जा रहा है। बात समय देने की नहीं, बात है कॉन्सेप्ट के क्लियर होने की जो है उसमें। सो इन दिस वे यू आर गेटिंग दिस पॉइंट्स की ये चीज़ें रही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज रॉन्ग अबाउट लिरिकल बैलड, लिरिकल बैलड के बारे में कौन सा रॉन्ग है। इट वॉज अ जॉइंटली वर्क ऑफ जॉन कीट्स एंड पीबी शेली। सबसे पहला ही रॉन्ग है, बहुत सिंपल सा ऑप्शन रखा गया है
ये आपको पता है, इस पर मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। द फर्स्ट वॉल्यूम केम विद 23 पोएम, सही है। 19 वर कंपोज बाई विलियम वर्ड्सवर्थ एंड 4 बाई कॉलिंस, सही है। प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड केम इन 1800 इन विच वर्ड्सवर्थ गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ पोएटिक डिक्शन। मैं यहाँ पे सुधार करवाना चाहूँगा कि वर्ड्सवर्थ का जो प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड है, यह चीज़ जो है 1800 में आता है, और प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड में उन्होंने पोएट को लेकर के बात किया है। लेकिन जो उनका आपका जो 1802 में आया हुआ है, उसमें बात हो रही कि उन्होंने क्या किया हुआ, उसमें उन्होंने पोएटिक डिक्शन का कॉन्सेप्ट दिया। तो एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि वर्ड्सवर्थ ने पोएटिक डिक्शन का कॉन्सेप्ट दिया, यह एक अलग क्वेश्चन बनेगा। लेकिन वर्ड्सवर्थ ने पोएटिक डिक्शन का कॉन्सेप्ट कब दिया? 1802 में, या 1802 का जो लिरिकल बैलाड आता है उसमें उन्होंने दिया है। अब सवाल ये उठता है कि 1800 के लिरिकल बैलाड में उन्होंने क्या दिया है? 1800 के लिरिकल बैलाड में उन्होंने प्रीफेस को जोड़ा था, और जब उन्होंने प्रीफेस को जोड़ा था तो उन्होंने पोएट की बात की थी, उन्होंने पोइट्री की बात की थी। उन्होंने ये कहा था कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन प्रोज एंड पोइट्री एक्सेप्ट मीटर। प्रोज और पोइट्री में कोई डिफरेंस नहीं है मीटर के अलावा। सो आप यहाँ पे इसको सुधार कर लीजिएगा। वैसे इसके पहले कई जगहों पे इस तरह की बातें होती रही 1800 ईस्वी को लेके, लेकिन मैं आज की डेट में आपको ये सुधरवा रहा हूँ कि आप 1800 की जगह 1802, बिकॉज इन सो मेनी सोर्सेज यू फाइंड कि कॉन्सेप्ट ऑफ पोएटिक डिक्शन जो है वह 1802 में दिया जा रहा है। और जो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, कौन सा उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि पोएट्री इज द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर, या उनका जो डिफिनेशन पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ये जो चीज़ें दी गई हैं वह कहाँ पर दी गई? प्रीफेस टू लिरिकल बैलाड। और प्रीफेस किसने जोड़ा हुआ है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने जोड़ा हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 12 में जो आपका ऑप्शन ए है वो तो आपको पता ही है, वो बिल्कुल गलत है। उसमें से आपको पता है कि यह जॉइंटली वर्क किसका था? एस टी कॉलेज का था। और किसका था? एस टी कॉलेज के अलावा विलियम वर्ड्सवर्थ का था। 23 पोएम्स आया था, 1798 में आती है, 19 वर्ड्सवर्थ ने लिखे थे, 4 कॉलेज ने लिखे थे। फिर आगे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटेन इन ब्लैंक वर्स। इनमें से कौन सा ऐसा है जो ब्लैंक वर्स में नहीं लिखा गया? द प्रील्यूड स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी वर्ड्सवर्थ का 1805 में लिखी गई, 1850 में पब्लिश हुई है, सही है। ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, 14 किताबों में है, उनके मरने के बाद पब्लिश हुई है। ऑप्शन जो बी दे रहा है द रेप ऑफ द लॉक, यह ब्लैंक वर्स में नहीं लिखा गया है, यह हीरोइक कपलेट में लिखा गया है, रिटेन इन हीरोइक कपलेट। सो क्वेश्चन नंबर 13 का जो ऑप्शन बी है द रेप ऑफ द लॉक, इट्स रिटेन इन हीरोइक कपलेट। यह किस में लिखा गया है? हीरोइक कपलेट में लिखा गया है, द रेप ऑफ द लॉक। 1712 में पहली बार आती है 3 कैंटोज में, उसके बाद फिर जो है 1714 में जो है आपका 5 कैंटोज में आती है। द रेप ऑफ द लॉक मॉक एपिक का एग्जाम्पल है। इसमें कट डाउन ऑफ बिलिंडा को लेकर के बात की गई है, उसका थीम है। बाकी पैराडाइज लास्ट भी हीरोइक सॉरी उसमें ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया। मैकबेथ भी आपका ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है, इसमें ऐसा कोई वो नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा एक इनकरेक्ट है? ब्लैंक वर्ड्स कंसिस्ट ऑफ लाइंस ऑफ आयाम्बिक पेंटामीटर, 5 स्ट्रेस आयाम्बिक वर्ड्स विच आर अनराइम्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है कि जो ब्लैंक वर्ड्स है उसमें कितनी कौन सी लाइनें आयाम्बिक पेंटामीटर में होती हैं? 5 अनस्ट्रेस होती हैं और 5 स्ट्रेस होती है। पहले शुरू में एक अनस्ट्रेस होगा, फिर उसके बाद वाला क्या होगा? स्ट्रेस होगा। उसके बाद अब ब्लैंक वर्ड्स वाज ऑप्शन बी है। ब्लैंक वर्ड्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अर्ल ऑफ सरे इन हिज ट्रांसलेशन ऑफ द बुक 2 and 4 ऑफ वर्जिल द एनीड अबाउट 1540, सही है। ब्लैंक वर्ड्स को सबसे पहले वर्जिल की बुक द एनीड के ट्रांसलेशन बुक 2 and बुक 4 के ट्रांसलेशन में यूज़ किया गया था, सबसे पहली बार आया हुआ था। और ये घटना कब की है? 1540 ईस्वी की है। ऑफ ऑल इंग्लिश मेट्रिकल फॉर्म इट इज क्लोजेस्ट टू द नेचुरल rhymes of English speech. Yeah, of all English metrical form, it is closest to the natural natural rhythms of English speech, yet flexible and adaptive to diverse levels of discourse. Yes, it's a very important point. ये बहुत ही important point है उसमें जो यहाँ पे बात की गई है। कह रहे हैं कि जितना भी इंग्लिश का स्पीच है, अगर आप देखेंगे
यह जिस मेट्रिकल फॉर्म में है, यह नेचर के बहुत ज़्यादा मतलब नेचुरली जो है लोग इस भाषा में बात करते हैं, चूँकि यह जो है अनराइम्ड में होता है। फिर करें, इट बिकेम द स्टैंडर्ड मीटर फॉर एलिजाबेथन एंड लेटर पोएटिक ड्रामा। यस, इट बिकेम द स्टैंडर्ड मीटर फॉर एलिजाबेथन एंड लेटर पोएटिक ड्रामा, ये भी सत्य है। फिर आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि टी.एस. एलियट्स द वेस्ट लैंड 1922 इज रिटेन इन फ्री वर्स। यहाँ पे इज रिटेन इन फ्री वर्स होना चाहिए, 5 वर्स उसने मिस्टेक से कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो ई है गलत है। क्यों? टी.एस. एलियट का द वेस्ट लैंड भी ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो ब्लैंक में जो आयाम्बिक पेंटामीटर उसी में, नो, आयाम्बिक में है। वो आयाम्बिक जो है आपका कहीं पे पेंटामीटर भी है, कहीं पे आयाम्बिक जो है आपका क्या कहते हैं टेट्रामीटर भी है, कहीं पर आयाम्बिक हेक्सामीटर को भी उन्होंने लिया है, लेकिन वह किस में लिखा गया? ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया। जब आप एम.एच. एब्राम्स को ओपन करते हैं और उसमें ब्लैंक वर्ड्स का एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन कौन सी किताबें ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई हैं, तो एम.एच. एब्राम्स ने इसका क्या नाम है आपका टी.एस. एलियट के द वेस्टलैंड को भी उन्होंने ब्लैंक वर्ड्स में दिया है कि ये भी उसमें लिखी गई है। और ये कब आती है? 1922 में आती है। कितने सेक्शंस में है? 5 सेक्शंस में है। सो ये ब्लैंक वर्ड्स को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट बात रही है कि हेनरी होवर्ड अर्लाफ सरे ने इसको सबसे पहले यूज़ किया है कि कहाँ पे वर्जिल का जो एनीड है उसके ट्रांसलेशन में बुक 2 एंड बुक 4 या स्टैंडर्ड मीटर बनता है कब? एलिजाबेथन एज में। और एलिजाबेथन एज के साथ साथ जो एक दूसरा एज था उसका क्या नाम था? एलिजाबेथन एज, और जो बाद के एज है, एज ऑफ मिल्टन है, रोमांटिक एज है, विक्टोरियन एज है, उन सब में रहा है। टी.एस. एलियट का द वेस्टलैंड भी ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया। इसके अलावा जो है जो ब्लैंक वर्ड्स होता है वो आयाम्बिक मीटर में, और मोस्ट प्रोबेबली आयाम्बिक पेंटामीटर, और वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्ड्स फॉर्म्स ये रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स? द सीजन ब्लैंक वर्ड्स में है आपके सामने बिल्कुल, पैराडाइज रिगेन ब्लैंक वर्ड्स में है, द रिंग एंड द बुक आपका ब्लैंक वर्ड्स में है, इडिल्स ऑफ द किंग ब्लैंक वर्ड्स में है, एप्सलम एंड एचिटाफिल ब्लैंक वर्ड्स में नहीं है। यह किस में लिखा गया है? यह आपका हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। तो आपको 2 वर्क मिला है, कौन सा? एक तो द रेप ऑफ द लॉक जो कि आपका हीरोइक कपलेट में है, ब्लैंक वर्ड्स में नहीं है। दूसरा और कौन सा मिला हुआ है? एप्सलम एंड एचिटाफिल, यह भी किस में लिखा गया है? यह आपका ब्लैंक वर्ड्स में ना होकर के हीरोइक कपलेट में है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज वर्स पैराग्राफ? वर्स पैराग्राफ क्या है? डिवीजन इन ब्लैंक वर्स पोएम यूज्ड टू सेट अप अ सस्टेन पैसेज, डिवीजन इन हीरोइक कपलेट, डिवीजन इन फ्री वर्स, नन ऑफ दीज। 16 का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवीजन इन ब्लैंक वर्स पोएम्स। ब्लैंक वर्स पोएम्स में यह जो डिवीजन था या उसका डिवीजन इन ब्लैंक वर्स पोएम्स यूज्ड टू सेट अप अ सस्टेन पैसेज। पैराडाइज लास्ट का लाइन नंबर 1 से लेकर 26 तक जब भी आएगा वर्ड्स पैराग्राफ क्या है? तो वर्ड्स पैराग्राफ इज एसोसिएटेड विद द डिवीजन ऑफ ब्लैंक वर्ड्स, ना कि फ्री वर्ड्स, ना कि हीरोइक कपलेट। विच ऑफ द फॉलोइंग लिरिक इज नॉट रिटन इन ब्लैंक वर्ड्स? इनमें से कौन सा ब्लैंक वर्ड्स में नहीं लिखा गया? 17 का ए ब्लैंक वर्ड्स में नहीं लिखा गया। क्यों? जो 17 का ए है, एसे ऑन मैन, यह अलेक्जेंडर पोप का वर्क है, और एसे ऑन मैन, एसे ऑन क्रिटिसिज्म, एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथनॉट, डंसियार्ड, ये सब अलेक्जेंडर पोप का वर्क है। और ये सब किस में लिखा गया है? ये सारी की सारी चीज़ें हीरोइक कपलेट में लिखी गई हैं। अगला है फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, टीएस, ईडल टीएस, संडे मॉर्निंग, ये सारी की सारी चीज़ें किस में लिखी गई? ये सारी की सारी चीज़ें आपका ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई। एक वही नहीं लिखी गई, पहला ऑप्शन वो कौन सा है? एसे ऑन मैन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट हीरोइक कपलेट? इनमें से कौन सा हीरोइक कपलेट के बारे में सत्य नहीं है? लाइन्स ऑफ आयाम्बिक पेंटामीटर विच राइम इन पेयर्स ए ए बी बी सी सी एंड सो ऑन, बिल्कुल सही है। हीरोइक कपलेट को आपको ध्यान से देखना कि कौन सा इसमें हीरोइक कपलेट में नहीं है। लाइन्स ऑफ आयाम्बिक पेंटामीटर विच राइम इन पेयर्स ए ए बी बी सी सी एंड सो ऑन, सही है। फिर उसके बाद है द एडजेक्टिव हीरोइक वाज अप्लाइड इन द लेटर 17th सेंचुरी बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंट यूज ऑफ सच कपलेट्स इन हीरोइक
दैट इज एपिक पोएम्स एंड इन हीरोइक ड्रामा, बिल्कुल सही है। दिस वर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंग्लिश पोएट्री बाय जियोफ्रे चौसर इन द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन एंड मोस्ट ऑफ द कैंटरबरी टेल्स, बिल्कुल सही है। फ्रॉम द एज ऑफ जॉन ड्राइडन थ्रू दैट ऑफ सैमुअल जॉनसन द हीरोइक कपलेट वाज द प्रीडोमिनेंट इंग्लिश मेजर। या आपको मैंने बताया अभी तक कि हीरोइक कपलेट रेस्टोरेशन एज या एज ऑफ जॉन ड्राइडन से लेकर एज ऑफ सेंसिबिलिटी डॉक्टर सैमुअल जॉनसन तक वह क्या बन जाता है, वह आइडियल मीटर बन जाता है। फिर है कि क्लोज्ड हीरोइक कपलेट मीन दैट टू लाइंस हैड टू सर्व समथिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ अ स्टैंजा। या सही बात है कि जो क्लोज्ड हीरोइक कपलेट है वह क्या होता है, क्लोज्ड हीरोइक कपलेट आपका वह 2 लाइन में होता है और वह एक स्टैंजा के रूप में। क्लोज्ड हीरोइक कपलेट मीन्स दैट 2 लाइंस हैड टू सर्व समथिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ द स्टैंजा। सेजरा और पॉज इन हीरोइक कपलेट रिफर्स द पंक्चुएशन। और देखिए बहुत बारीक किया गया है, बाद में जो पंक्चुएशन ब्रैकेट में किया गया है वो फुल स्टॉप लगा दिया गया है। तो आप ही बताइए कौन सा सही है। एफ। यस, गुड। क्योंकि जो पंक्चुएशन होगा वो कामा होगा, पंक्चुएशन जो होगा वो क्या होगा, कामा होगा, फुल स्टॉप वहां पे नहीं होता है। तो जो क्लोज्ड हीरोइक कपलेट में तो 2 लाइनों का स्टैंजा बन जाता है, ये बात सही है। जो एफ वाला है सेजरा या पाज इन हीरोइक कपलेट रिफर द पंक्चुएशन, कौन से पंक्चुएशन को रिफर करता है, कामा को। सेजरा या पाज ऐसा नहीं कोई वर्ड के रूप में आता है, सेजरा या पाज, सेजरा का मतलब स्टॉप। तो जो सेजरा या पाज है या कामा लगा दिया जाता है वही कामा, ना कि फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का मतलब तो एकदम से रुक जाना, कामा का मतलब थोड़ी देर के लिए ठहरा फिर आगे बढ़ना, तो उसको क्या कहा जाता है, सेजरा या पास कहा जाता है। तो यहाँ पर जो होना चाहिए वो एफ है, और एफ का जो होगा वो क्या होगा, कामा, फुल स्टॉप की जगह ब्रैकेट में। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ हीरोइक कपलेट, कूपर्स हिल, डंसियार्ड एंड इपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथनॉट, एसे ऑन मैन। देखिए यहाँ पे जब आप बात करते हैं डंसियार्ड एंड एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बथनॉट, एसे ऑन मैन, तो ये सब अपनी जगह है, लेकिन कूपर्स हिल जो है यह जो है एक अर्ली एग्जाम्पल है जो हीरोइक कपलेट में रही है। पहले ये आती बाद में और आती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज एन अर्ली एग्जाम्पल ऑफ हीरोइक कपलेट। तो अर्ली एग्जाम्पल जो हीरोइक कपलेट में रहा वो कौन सा रहा है, जो इसमें ऑप्शन दिया गया उसमें कूपर्स हिल आपका सही है। Who made popular heroic couplet? John Dryden, John Denham, Alexander Pope, सॉरी पहला जॉन ड्राइडन, हाँ जॉन ड्राइडन, जॉन डेनहम, अलेक्जेंडर पोप, वाइलेस स्टीवेंसन। पॉपुलर 20 का ए होगा, जॉन ड्राइडन ने इसको पॉपुलर बनाया था और अलेक्जेंडर पोप ने इसको परफेक्ट किया था, ये चीज़ ध्यान में रखना। हु मेड पॉपुलर हीरोइक कपलेट? जॉन ड्राइडन, जॉन ड्राइडन ने इसको क्या किया हुआ है, जॉन ड्राइडन ने इसको पॉपुलर बनाया है और जॉन अलेक्जेंडर पोप ने इसको परफेक्ट बनाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? फ्री वर्स इज आल्सो नोन एज वर्स लिब्रा, बिल्कुल सही है। फ्री वर्स को फ्रेंच में वर्स लिब्रा कहा जाता है, एंड ओपन फॉर्म इन इंग्लिश, और उसको जो है इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ओपन फॉर्म कहा जाता है। तो एक पॉइंट ये पहला वाला सही है कि फ्री वर्स के 2 और नाम है, एक नाम है फ्रेंच में वर्स लिब्रा और इंग्लिश में ओपन फॉर्म। इट हैज़ इरेगुलर मीटर, इसका जो मीटर है वह इरेगुलर इसका मीटर होता है, बिल्कुल सही है। इसमें कोई चीज़ रेगुलर नहीं होता, मीटर इसका इरेगुलर होता है, रिदम इरेगुलर होता है, राइम पैटर्न इरेगुलर होता है, स्टैंजा फॉर्म इरेगुलर होता है। इट वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय अमेरिकन पोएट वॉल्ट व्हिटमैन इन हिज वर्क लीव्स ऑफ ग्रास, ये भी सही, 1855 में यूज़ किया गया था। इट वॉज एन आइडियल वर्स फॉर्म ऑफ मॉडर्न एज, सही है। इट इज़ प्रिंटेड इन शॉर्ट लाइन्स इंस्टेड ऑफ इन कंटिन्यूअस लाइन्स ऑफ प्रोज, ये भी सही है। इट हैज़ बीन इम्प्लाइड बाई रेनर, मेरिया रिल्के, जूइस लेफार, टी.एस. एलियट, एजरा पाउंड एंड विलियम कार्लोस विलियम्स, ये बात भी सही। तो सवाल ये उठता है कि इसमें गलत क्या है। इसमें मुझे लगता है जितनी भी चीज़ें दे दी गई हैं सारी की सारी चीज़ें सही है। मैं फिर से एक बार पढ़ दे रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें सही है। फ्री वर्स को वर्स लिब्रा फ्रेंच में कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ओपन फॉर्म इंग्लिश में कहा जाता है, सही है। इट हैज़ इरेगुलर मीटर, इसका मीटर इरेगुलर है, सही है। रिदम इरेगुलर है, राइम इरेगुलर है, स्टैंजा फॉर्म इरेगुलर है। चूंकि रेगुलर में इसलिए नहीं रहता, अगर रेगुलर में होगा तो उसको फ्री नहीं कहा जाएगा, तब तो वह बंद करके चलेगा, तो ये रेगुलर में नहीं रहता। इट वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय अमेरिकन पोएट
वॉल्ट विटमैन, ये सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लीव्स ऑफ ग्रास में ये भी सही है। इट वॉज एन आइडियल वर्ड्स फॉर्म ऑफ मॉडर्न एज, मॉडर्न एज में यह आइडियल वर्ड्स फॉर्म रहा, सही है। इट इज़ प्रिंटेड इन शार्ट लाइन्स, या इस शार्ट लाइन्स में होती है इंस्टेड ऑफ इन कंटिन्यूअस लाइन्स ऑफ प्रोज, इंस्टेड ऑफ इन कंटिन्यूअस लाइन्स ऑफ प्रोज, यह शार्ट लाइन में होती है और साथ ही साथ यह जो है प्रोजाइक फॉर्म में होती है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो वर्ड यहाँ पे आया है इट इज प्रिंटेड इन शार्ट लाइन्स, यह शार्ट लाइन्स में होती है और साथ ही साथ कि एक चीज इन कंटिन्यूअस लाइन्स ऑफ प्रोज, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ वर्ड यूज हटेगा। इट इज प्रिंटेड इन शार्ट लाइन्स इन कंटिन्यूअस लाइन्स ऑफ प्रोज, मतलब ये चीज़ है कि यह शार्ट लाइन में होती है लेकिन प्रोजाइक फॉर्म में होती है, लेकिन प्रोज की तरह लंबी लाइनें नहीं होती है। इट हैज़ बीन इम्प्लाइड, मैं यहाँ पे हटाने का मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि यह गलत है, मैं ये कह रहा हूँ केवल आपको समझाने के लिए। यहाँ 2 पॉइंट बन रहा है। 2 पॉइंट क्या बन रहा है, एक तो यह छोटी छोटी लाइनें यूज़ की जाती हैं, दूसरा चीज़ जो है यह प्रोज की तरह से लंबी लाइन में नहीं होती, ये चीज़ ध्यान में रखना है। इट हैज़ बीन इम्प्लाइड बाई रेनर मेरिया रिल्के, सही है। जूल्स लैफॉक, सही है। टी.एस. एलियट, सही है। एजरा पाउंड, सही है। एंड विलियम कार्लोस विलियम्स, ये भी सही है। थोड़ा सा मैं इसमें ये देखना चाहूँगा कि जो एफ है क्या उसके सारे ऑप्शन जो है राइटर तो उसके सब मॉडर्न एज के सभी ने यूज़ किया। टी.एस. एलियट ने द वेस्टलैंड में नहीं यूज़ किया और जगह पे यूज़ किए हुए। एजरा पाउंड ने तो पूरी तरह से उसका यूज़ किया हुआ है। मेरिया रिल्के ने यूज़ किया हुआ है। मुझे ये सारे ऑप्शन अभी सही नज़र आ रहे हैं। अगर मुझे कोई ऐसा इसमें पॉइंट आथर को लेके मुझे थोड़ा सा हो रहा है, अगर कुछ ऐसा लगता है खासकर विलियम कार्लोस विलियम्स को लेकर के, तो मैं आपको फिर से इस चीज़ को लेकर के आऊँगा, लेकिन अभी आप सारे ऑप्शन को इसमें सही मान के आपको चलना। पैराडाइज लास्ट 1667 इज अ पैरोडी ऑफ वर्जिल्स एनीड, होमर्स ओडिसी, बियोल्फ, वाल्मीकि रामायणा। क्वेश्चन 22 का ए, वर्जिल का एनीड सही है, इसमें कोई ऐसा हो नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, बियोल्फ इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एपिक इन इंग्लिश, सही है। पैराडाइज लास्ट इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी और लिटरेरी एपिक इन इंग्लिश, सही है। होमर्स इलियड एंड ओडिसी इज एन अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी और ओरल एपिक इन द वर्ल्ड, सही है। द रामायणा इज द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ लिटरेरी एपिक इन द वर्ल्ड, ये चीज़ जो है गलत है। द रामायणा इज द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉट लिटरेरी एपिक, बल्कि जो है किसका, प्राइमरी एपिक, नॉट लिटरेरी एपिक बट प्राइमरी एपिक। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, रेस्टोरेशन है 1660 से 1700, सही है। ऑगस्टन एज 1700 से 1745, एज ऑफ सेंसिबिलिटी 1745 से 1785, रोमांटिक एज 1801 से 1850, रोमांटिक एज की डेट अभी बताई गई थी 1798 से 1837, इसलिए जो आपका यहाँ पे ऑप्शन है वह कौन सा है, जो डी है वो गलत है। इसमें जो है ये वाला और बाकी उसमें सब सही था। पैराडाइज लास्ट किसका, इस पैरोडी ऑफ वर्जिल्स एनीड। I will take only one more question. Which of the following is not true? John Milton was the leading poet of Restoration age. वही ऑप्शन आपका गलत है, पहला ही। जॉन मिल्टन रेस्टोरेशन एज के लीडिंग पोएट नहीं थे, वो एज ऑफ सेंसिबिलिटी के हैं। अलेक्जेंडर पोप वाज द लीडिंग पोएट ऑफ ऑगस्टन एज, बिल्कुल सही है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन वाज द लीडिंग प्रोज राइटर्स ऑफ एज ऑफ सेंसिबिलिटी, बिल्कुल सही है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन रोड द फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी इन इंग्लिश विच पब्लिश इन 1755, सही है। कई बार इसका रिवीजन, तो एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जॉन मिल्टन जो है वो लीडिंग पोएट थे प्यूरिटन एज के, ना कि रेस्टोरेशन एज के। रेस्टोरेशन एज के जो लीडिंग पोएट है वो कौन रहे हैं, वो आपके जॉन ड्राइडन। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच एज इज नोन एज एज ऑफ इनलाइटमेंट। एज ऑफ इनलाइटमेंट एज ऑफ सेंसिबिलिटी को कहा जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 26 का सी, एज ऑफ इनलाइटमेंट एज ऑफ सेंसिबिलिटी। आप समझ लीजिएगा, मैंने जो चूंकि बैकग्राउंड से आवाज़ जा ही रही कि एज ऑफ सेंसिबिलिटी पे टिक लगाया गया है कि विच एज इज नोन एज एज ऑफ इनलाइटमेंट, वो आपका क्या है, एज ऑफ सेंसिबिलिटी। तो यू विल कम टू नो कि एज ऑफ सेंसिबिलिटी पर हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर 27, हु कॉल द 18th सेंचुरी एज द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, कई बार बताया जा चुका है, मैथ्यू अर्नोल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 27 में कौन आएंगे, मैथ्यू अर्नोल्ड है पहला वाला।
उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। यहाँ से जो है आप समझिए कि क्वेश्चन नंबर 28 से ये चीज़ें हैं एंड आई विल टेक इट। मैं हो सकता है अगर शाम को मैं वो हुआ तो मैं आपको मैसेज ड्रॉप करूँगा एट 9 PM। मैं कुछ समय आपका और लूँगा क्वेश्चन नंबर 28 से, ठीक है। एंड जस्ट क्लोजिंग दिस सेशन एंड आई थिंक कि कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोगों को कुछ कहना होगा तो आप लोग जो है मुझे मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में।